सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय से मतलब यह होता है कि कोई भी कर योग्य आय निकालने से पहले उस आय को 5 भागों में विभक्त किया गया होता है, जिनसे प्राप्त होने वाली आय को ही सकल कुल आय कहा जाता है। 5 आयों में सबसे पहले योग्य आय निकालने से पहले उस आय को 5 भागों में विभक्त किया गया होता है, जिनसे प्राप्त होने वाली आय को ही सकल कुल आय कहा जाता है। 5 आयों में सबसे पहले हैं वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड के अंदर जो भी आय होगी उन सब की टोटल सकल कुल आय कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सकल कुल आय से आशय आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक की सकल आय में से स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद उन सब आयों का योग है जिनमें से 80C से लेके 80U तक की में दी गई कटौतियां न घटी हो। टोटल इनकम, कुल आय, इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अनुसार सकल कुल आय में से अगर 80C से 80U तक की सभी कटौतियां घटाने के बाद जो राशि बचती हैं वह आय टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कर योग्य आय कहलाएगी। इस आय पर ही इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है। इस आय को टैक्स लगाने से पहले 10 के गुणकों में राउंड ऑफ कर लिया जाता है। उसके बाद इस आय के ऊपर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन शुरू की जाती है। इसके बाद आता है सकल कुल आय और कुल आय में फिर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत आयों के योग को कहते हैं, जबकि कुल आय उन शीर्षकों में के योग में से 80C से 80U तक की सकल कुल आय को हम राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, जबकि कुल आय को 10 के गुणांक में राउंड ऑफ किया जाता है। सकल कुल आय पर आयकर नहीं लगता है, जबकि टोटल इनकम पर ही आयकर की गणना की जाती है। सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती, जबकि कुल आय सकल कुल आय के बराबर या कम हो सकती है। सकल कुल आय में से कृषि आय शामिल नहीं की जाती है, जबकि कुल आय में अलग से कृषि आय जोड़कर उसके बाद ही कृषि आय पर कर की छूट निर्धारित विधि से दे दी जाती है। इस प्रकार किसी भी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पांचों आयों इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सभी हेडों की स्वीकृत कटौतियाँ जो उनके हेड के अंतर्गत दी गई है घटाने के बाद इन सब का योग सकल कुल आय में से 80C से 80U की कटौतियाँ घटाने के बाद जो आय बचेगी कुल आय कहेंगे और इसको 10 के राउंड ऑफ में कर दिया जाता है और इसी आय के ऊपर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। व्यक्ति शब्द में इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में निम्न को शामिल किया गया है: इंडिविजुअलिटी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल बॉडीज़, प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जैसे वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय, मूर्ति आदि को व्यक्ति में शामिल किया गया है। फिर आता है करदाता, SSC। करदाता से ऐसे व्यक्ति से हैं जो अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 7 के अंतर्गत कर अथवा अन्य कोई राशि जो ब्याज की हो सकती है और दंड की हो सकती है देने के लिए की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू कर दी गई है। उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है या उस व्यक्ति द्वारा किसी की
कर वापसी के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उसकी स्वयं की हानि निर्धारित करने के लिए उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो डिपार्टमेंट द्वारा, या उसको डीम्ड एसएससी या माना हुआ करदाता मान लिया गया है, या उसको चूक में एसएस इन डिफ़ॉल्ट मान लिया गया है, उसे हम इन सब को करदाता कहेंगे। कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की अवधि से होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहती है। एक करदाता को अपनी गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाना होता है, जिसे हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। इसे ही असेसमेंट ईयर और या कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है गत वर्ष किसे कहते हैं। गत वर्ष सेक्शन 3 इनकम टैक्स के उसमें बताया गया है कि आयकर गत वर्ष की कुल आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। वह वर्ष जिस है और अगला वर्ष जिसमें कर का निर्धारण किया जाता है या कर जिसमें वह आयकर योग्य होती है, वह कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। अतः गत वर्ष की परिभाषा इनकम टैक्स या इस सब्जेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए यही एक आधार है। फिर आता है गत वर्ष से आशय कर निर्धारण के ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष से होता है। इसका मतलब जो भी आय होगी वह जिस साल हमें कर लगाना है उसकी 1 वर्ष पहले की आय को हम गत वर्ष की आय कहेंगे। प्रकार के करदाता के लिए तथा आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष गत वर्ष ही होगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। फिर सवाल यह उठता है कि अगर कोई नया व्यापार स्थापित हुआ है या पेशे से अगर किसी को नया पेशा स्टार्ट करने से कोई आय हुई है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट ना हुआ हो, तो उसके लिए इनकम काउंट करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। उसके लिए जिस महीने से उसने वह व्यापार या पेशा स्टार्ट किया है उस वर्ष के महीने से जो महीने से स्टार्ट हुआ है उसी महीने से लेके 31 मार्च तक की आय उसकी मानी जाएगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ने अपना कोई कपड़े का व्यापार 1 दिसंबर को स्टार्ट किया है, तो गत वर्ष 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। इसके बीच में कोई आय का नया साधन प्राप्त होता है, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। वह उसी महीने शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष की डेफिनेशन सुनने के बाद मतलब समझने के बाद कि गत वर्ष और फिर कर निर्धारण वर्ष में क्या अंतर रह गया है। तो गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष में क्या अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 4 पॉइंट मुख्य रूप से होते हैं। गत वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 3 लागू होती है, जबकि कर निर्धारण धारा 2 सबसेक्शन 9 लागू होता है। गत वर्ष से अभिप्राय कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से हैं, यानी कि जिस वर्ष हमें टैक्स लगाया जाना है उसके पहले 1 साल की जो आय है, जो 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगी, उससे मतलब है। कर निर्धारण वर्ष का अभिप्राय 12 महीने की उस अवधि से हैं जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होती हैं। नए स्थापित व्यवसाय या पेशे के संबंध में गत वर्ष 12 माह से कम हो सकता है, मगर कर निर्धारण वर्ष 12 माह का ही होगा। जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं, और गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर लगाया जाता है उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। पैन स्थायी खाता संख्या, पैन PAN जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट, धारा 139A के अनुसार स्थायी खाता संख्या वह संख्या है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आवंटित करता है। पैन नंबर 10 अल्फा
न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं पैन में। प्रार्थना पत्र देना, यदि किसी करदाता को पैन नंबर जारी नहीं किया, अगर वो उसको पैन नंबर चाहिए तो उसे निर्धारित परफॉर्मा 49A में पैन नंबर जारी करने के लिए एक एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। यदि कर निर्धारण अधिकारी खुद ये समझता है कि किसी व्यक्ति को कर देना है और तो वह स्वयं भी उसको पैन नंबर। स्थायी खाता संख्या, पैन आवंटन के बाद करदाता को अपनी सभी विवरणों में पैन नंबर या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग के अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने के लिए पैन नंबर का उल्लेख करना होता है। कर चुकाने, चालान और अपनी विभिन्न प्रपत्रों पर अपना पैन नंबर लिखना अनिवार्य होता है। स्थायी खाता संख्या उपयुक्त वर्णित प्रपत्रों को करदाता के निर्धारित अभिलेखों के साथ जोड़ने में भी सहायक होता है, जैसे आधार कार्ड, UAID वगैरह से जोड़ना जरूरी होता है। इससे कर निर्धारण और कर वापसी फाइल करना और इनकम टैक्स का रिफंड लेने में भी पैन नंबर के कारण जल्दी से मामले निपटाए जा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा कैजुअल इनकम, यानी कि आकस्मिक आय। आकस्मिक आय किसे कहते हैं? ऐसी आय किसे कहते हैं? ऐसी आय जो अकस्मात रूप से या अचानक ही हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश या बिना किसी आशा के, जो हमें आशा नहीं होती कि वो हमें मिलेगी और जो बार बार प्राप्त नहीं हो सकती हैं, अगर ऐसी कोई आय हमें प्राप्त होती है तो वह हमें आकस्मिक आय कहलाएगी। जो या अनिश्चित समय पर बिना आशा के प्राप्त हो गई हमें, तो उसे हम आकस्मिक आय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी खोए बच्चे को ढूंढ कर लाने पर मिला हुआ पुरस्कार, यदि इनाम की पहले से घोषणा नहीं की गई हो तो वह आकस्मिक आय कहलाएगी। या हमें कोई लॉटरी लग गई हो, या किसी वर्ग पहेली या घुड़दौड़ से, ताश के पत्ते खेलने से, किसी भी प्रकृति के जुए या दाव जीत कर होने वाली आय को भी आकस्मिक आय कहा जाएगा। कर योग्य पूंजी लाभ, व्यापार पेशे से उदय हुई प्राप्तियां, एक कर्मचारी के पारिश्रमिक में जुड़ने वाली अन्य प्राप्तियां जैसे छुट्टी, अनुलाभ आदि आकस्मिक आय में शामिल नहीं है। किसी रिश्तेदार से व्यक्तिगत भेंट प्राप्त होने पर वह कर योग्य नहीं, या भेंट पारिवारिक प्रेम के कारण दी जाती है और यह कर योग्य आय नहीं होती है, न आकस्मिक आय होती है। आकस्मिक आय के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ प्रावधान वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। खर्चे की कटौती योग्य नहीं। अगर यदि किसी आकस्मिक आय के लिए हमने कुछ व्यय किया है तो किसी भी आय में से इसकी कटौती नहीं मिलेगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है या वर्ग पहेली में बेचने से पहले डाक व्यय करता है तो खर्चों की कटौती नहीं मिलेगी। दूसरा, हानि की पूर्ति नहीं होगी। यदि किसी आकस्मिक आय की अपेक्षा आकस्मिक हानि हो जाए तो इसकी पूर्ति भी आकस्मिक आय से नहीं की जा सकती। जैसे ताश के खेल में एक दिन जीत हो जाए या दूसरे दिन हार हो जाए तो हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। उद्गम स्थान पर कटौती, यदि घुड़दौड़ के कारण जीत की राशि हमें 10,000 से अधिक प्राप्त होती है तो उसे हमें उद्गम स्थान पर, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS निर्धारित दर से कटौती की जाएगी और शेष राशि ही विजेता को दी जाएगी। यदि लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल, अन्य खेलों में जीत अथवा जुए या शर्त की जीत की राशि भी 10,000 रुपये से अधिक हैं तो उस पर TDS की राशि काट कर ही शेष राशि विजेता को दी जाएगी। कर की दर, लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, ताश खेल आदि इन सब पर TDS की रेट 30% रहेगी। यानी कि जो भी पेमेंट किया जाएगा उसमें से 30% टैक्स डिडक्शन एक्ट TDS काट कर ही विजेता को भुगतान किया जाएगा। डिमीड एसेसी, मानाओं का करदाता। जब कोई व्यक्ति के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे हम डिमीड एसेसी या मानाओं करदाता कह सकते हैं। डिमीड एसेसी वो कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वह करदाता माने जाएगा जिस पर उस मृत्यु से पहले कर न चुकाया हो मरने वाले ने, या फिर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी, अवैध या पागल की आय के संबंध में करदाता माना जा सकता है।
फिर आता है एसेसी इन डिफ़ॉल्ट किसे कहेंगे। एसेसी इन डिफ़ॉल्ट चूक में करदाता यानी कि डाल दिया जाता है और वो उस कार्य को नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति चूक में करदाता माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धनराशि देते समय आयकर न काटने का उत्तरदायी पाया जाता है और वह यह कर नहीं काटता है या काट कर सरकारी कोष में जमा नहीं कराता है तो वह व्यक्ति चूक में करदाता माना जाता है। यानी कि अगर कोई नियोक्ता है जिसके यहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं और वह उनको सैलरी देता और सैलरी के ऊपर